दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने फेओल के मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टार्ट करे थे। टोटल फेओल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के। 7 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, 7 आज डिस्कस करके हेनरी फेओल को फिनिश करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए 8th प्रिंसिपल है फेओल का, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। भाई सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जब पावर मतलब डिसीजन लेने का राइट सिर्फ कुछ ही हाथों के अंदर है तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। मतलब जब डिसीजन लेने का राइट सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में है, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सारे डिसीजंस ले सकते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। वहीं दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मींस इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वहीं जब इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, मतलब डिसीजन लेने का राइट सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के हाथ में ही नहीं है बल्कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी डिसीजंस ले सकते हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो समझ में आया, जब पावर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में है, मतलब सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसीजन ले सकते हैं, उस सिचुएशन को बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। वहीं जब सब डिसीजन ले सकते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, तो उसे हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो भैया फेओल क्या कहते हैं? तो फेओल कहते हैं देयर शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। फेओल कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड भी नहीं होना चाहिए और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं होना चाहिए। मतलब देयर शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। अब मैम दोनों कैसे हो? तो भाई दोनों ऐसे हो कि जो मेन डिसीजंस हैं, कि मान लीजिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाने के डिसीजंस, पॉलिसीज से रिलेटेड डिसीजंस, प्रोग्राम्स बनाने के डिसीजन, तो ये जो मेन डिसीजंस है ये किसके हाथ में हो? टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में। ये मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के हाथ में ना हो। यहाँ पर क्या हो गया? सेंट्रलाइजेशन। वहीं जो रूटीन वर्क से रिलेटेड डिसीजंस है कि भाई रॉ मटेरियल परचेज करने से रिलेटेड डिसीजन, डिस्काउंट कितना देना है, तो ये जो रूटीन वर्क से रिलेटेड डिसीजंस है ये मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के हाथ में हो, तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। सो देयर शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होगा तो मतलब ये हो रहा है वहां पे कि सारे डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट ले रहे हैं, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर बहुत काम है, बहुत बर्डन है, तो वो मेन एरियाज पर तो फोकस ही नहीं कर सकते। और अगर कंप्लीटली आपने डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया तो हो सकता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर दें। सो देयर शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। भाई स्केलर चेन क्या होता है? Scalar chain is a line of authority from highest to lowest rank। ये जो हम लोगों ने यहाँ पर ये लाइन ऑफ अथॉरिटी बनाई है ABCDEFALMNOP, ये क्या है? एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक। मतलब सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी किसकी है? ए की। ए के नीचे कौन? बी एंड एल, बी एंड एल के बाद में सी एंड एम। इस तरह से अगर एक लाइन ऑफ अथॉरिटी बनाया जाए कि मतलब सबसे ऊपर सबसे हाई अथॉरिटी, मतलब जिनके पास में सबसे ज्यादा पावर है, पावर को ही अथॉरिटी बोला जाता है, वो सबसे ऊपर, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे पावर कम होती जाएगी, तो ये लाइन ऑफ अथॉरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर चेन। तो फेओल कहते हैं द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव लाइन ऑफ अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन शुड पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन। भाई फेओल कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये लाइन ऑफ अथॉरिटी, ये जो कड़ी बनी हुई है, जो चेन बनी हुई है, ये होनी चाहिए और हर इंफॉर्मेशन हर पर्सन तक पहुंचनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए ने कोई इंफॉर्मेशन दी है, ए ने कोई ऑर्डर दिया है, कोई इंफॉर्मेशन दी है और वो पहुंचानी है एफ तक, तो यहाँ पर किस तरह से फ्लो होगा? ए से इंफॉर्मेशन आएगी बी के पास में, देन बी टू सी, देन सी टू डी, देन डी टू ई एंड देन ई टू एफ। इस तरह से ये लाइन पूरी फॉलो हो रही है, ये चेन पूरी फॉलो हो रही है, और ऐसा होने से किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा।
मतलब इंफॉर्मेशन हर पर्सन तक पहुंचेगी, इस चेन की हर की तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, देयर वुड बी नो कम्युनिकेशन गैप। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेयोल कहते हैं कि जो चेन है ये स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ई है, ई को कोई बात ओ तक पहुंचानी है, तो भाई ये चेन कैसे फॉलो होगी? पहले अपनी ई बात डी को कहेगा, देन डी टू सी, देन सी टू बी, देन बी टू ए, देन ए टू एल, देन एम, देन एन एंड देन ओ। इस तरह का जो फ्लो होता है तो वही है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा, इंफॉर्मेशन हर पर्सन तक पहुंचेगी। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास में इंफॉर्मेशन नहीं आई। तो इस तरह की सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं कि स्केलर चेन के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। बट यहाँ पर कई बार क्या हो जाता है, जब बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, इमरजेंसी है, तो डिले हो सकता है कि भाई इतनी सारी चेन फॉलो करके अगर हम कोई बात पहुंचा रहे हैं तो देयर कैन बी डिले। तो फेयोल कहते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी फेयोल परमिटेड अ शॉर्टकट इन दिस चेन, इट इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। फेयोल कहते हैं कि भाई जब इमरजेंसी है और इमरजेंसी की सिचुएशन में ई को कोई बात ओ से कहनी है, कोई इंफॉर्मेशन ई को ओ तक पहुंचानी है और टाइम नहीं है, इमीडिएटली डिसीजन लेना है, तो वो इस स्केलर चेन को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है और डायरेक्टली अपनी बात ई किसको कह सकता है, ओ को। और इस शॉर्टकट को नाम दिया गया है गैंग प्लैंक। क्या नाम दिया गया है? गैंग प्लैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज शॉर्टकट टू स्केलर चेन नोन एज? तो शॉर्टकट टू स्केलर चेन इज नोन एज गैंग प्लैंक। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देखिए ऑर्डर का मतलब यहाँ पर किसी को कमांड देना नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन देना नहीं है कि आप ये काम करो। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन और मटेरियल दोनों की एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए। फेयोल कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सन्स और थिंग्स की क्या हो, एक फिक्स्ड प्लेस हो। अगर वो पर्सन है तो उसकी सीट, उसका ऑफिस एक फिक्स जगह पर होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये पर्सन यहाँ अवेलेबल होगा। वहीं अगर कोई मटेरियल है, कोई मशीनरी है, टूल है, तो उसकी भी एक फिक्स जगह होनी चाहिए कि हाँ भाई ये टूल हमें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई फिक्स जगह ही नहीं है तो फिर बहुत वेस्टेज होता है, मैन और मटेरियल दोनों को ढूंढने में एनर्जी भी खर्च होती है। तो देखते हैं फेयोल ने क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू फेयोल देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड प्लेस फॉर मैन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल कि कोई भी मैन हो, कोई भी मटेरियल हो, सबकी ऑर्गेनाइजेशन में एक फिक्स्ड जगह होनी चाहिए कि हाँ भाई ये पर्सन यहाँ मिलेगा, ये सुपरवाइजर यहाँ मिलेगा, ये बॉस यहाँ मिलेगा, या फिर ये टूल, ये मशीनरी हमें यहाँ अवेलेबल होगी। और ऐसा करने से क्या होगा, टाइम और एनर्जी दोनों ही बचेंगे। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को किसी टूल की ज़रूरत है और उसे पता ही नहीं है, या फिर मैं कह दूं कि उस टूल की कोई फिक्स जगह ही नहीं है कि वो टूल कहाँ रखा होता है, कोई भी कहीं पर भी रखकर चले जाता है, तो भाई उस एम्प्लॉय का कितना टाइम वेस्ट होगा उस टूल को ढूंढने में, कितनी उसकी एनर्जी वेस्ट होगी। वहीं मान लीजिए उस एम्प्लॉय को अपने सुपरवाइजर से मिलना है, अपने बॉस से मिलना है, अब उस बॉस की कोई फिक्स जगह ही नहीं है, कोई फिक्स्ड कैबिन ही नहीं है, तो उसका कितना टाइम वेस्ट होगा उस बॉस को ढूंढने में, कितनी एनर्जी वेस्ट होगी। तो बस फेयोल इतना सा कहते हैं कि भाई मैन और मटेरियल की फिक्स्ड जगह हो ताकि इनको ढूंढने में टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो। 11th प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। भाई इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी मीन्स फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज। इक्विटी का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबके साथ में एक तो अच्छा व्यवहार हो, मतलब काइंड ट्रीटमेंट हो, सबको अच्छे से ट्रीट करो और सबको फेयरली ट्रीट करो, सबको बराबर ट्रीट करो, सबका ट्रीटमेंट इक्वल होना चाहिए। फेयोल कहते हैं दैट ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ट्रीटेड काइंड, फेयर एंड जस्ट। फेयोल कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें सबको अच्छे से ट्रीट करो, सबका फेयर ट्रीटमेंट हो, सबको समान समझो, जस्ट ट्रीटमेंट हो सबके साथ में। मतलब सारे एम्प्लॉयज क्या हो, इक्वल हो। मतलब जेंडर के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, नेशनैलिटी के बेसिस पर, किसी भी बेसिस पर एम्प्लॉयज के बीच में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए। यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल।
स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल का मतलब क्या होता है कि हर एम्प्लॉय किसी जॉब के अंदर जब काम कर रहा है तो उसको एक फिक्स्ड टाइम मिलना चाहिए कि भाई इतने टाइम तो तुम इस जॉब में रहोगे ही, इससे पहले हम तुम्हें निकालेंगे नहीं। उसका टेन्योर फिक्स होना चाहिए कि भाई मिनिमम 2 ईयर्स तो हम तुम्हें रखेंगे ही, 2 ईयर्स से पहले हम तुम्हें इस जॉब से जाने नहीं देंगे, निकालेंगे नहीं। तो फेओल क्या कहते हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड, देयर शुड बी नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर। फेओल कहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकालना, उनकी जगह दूसरे एम्प्लॉय को रखना, ये चीज़ जितनी कम से कम पॉसिबल है उतना कम करो। मतलब कोई सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि हाँ भाई आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, इस एम्प्लॉय को तो हटाना ही पड़ेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए गलत है, तब आप एम्प्लॉय को हटाओ। अदरवाइज एम्प्लॉय का एक फिक्स्ड टाइम होना चाहिए, उसको जॉब पे सेटल होने दो, उसको जॉब पे वर्क करने दो। तो बहुत जल्दी जल्दी जो टर्मिनेशन होता है, फटाफट से एम्प्लॉयज़ को निकाला जाता है जॉब से या फिर उनका ट्रांसफ़र करा जाता है, ये मिनिमम होना चाहिए, इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होना चाहिए। देखिए कोई भी एम्प्लॉय है जॉब पर आता है तो कम से कम 6-7 महीने तो उसे काम सीखने में लग जाते हैं। पहले वो ट्रेनिंग लेता है, काम सीखता है, कहीं जाके वो थोड़ा सा सेटल होता है उस जॉब के अंदर, और फटाक से आप उसको ट्रांसफ़र कर दोगे या फिर उसे जॉब से हटा दोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी गलत है कि आपने इतना टाइम उसकी ट्रेनिंग पर स्पेंड करा। अब वो पूरा एम्प्लॉय इतना आपने उसको ट्रेंड करा, वो दूसरी जॉब पर चले गया या ट्रांसफ़र कर दिया। प्लस ये एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि एम्प्लॉय के मन में एक जॉब को लेके इनसिक्योरिटी पैदा होती है, उसे लगता है कि हाँ भाई इस ऑर्गेनाइजेशन से मुझे कभी भी निकाला जा सकता है। तो यही है कि टर्मिनेशन मतलब जॉब से निकालना कम से कम हो और ट्रांसफर्स कम से कम हो, ताकि एम्प्लॉयज़ अच्छे से सेटल हो जाएं, ट्रेंड हो जाते हैं तो वो अपना बेस्ट देते हैं। अब ट्रेंड होते ही अगर आप उनको निकाल दोगे तो आप उनकी जो एफिशिएंसी थी आप उसे तो यूज ही नहीं कर पाए। तो टर्नओवर और ट्रांसफर्स कम से कम होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन। भाई आगे बढ़ के कोई काम करना, पहल करना किसी चीज की, वही इनिशिएटिव होता है। टीचर क्लास में बोलता है कि बच्चा ये काम कर दोगे क्या, तो कोई बच्चा बोलता है ना मैम मैं करूंगा, मैम मैं करूंगी, मतलब आगे बढ़ के आप कुछ करना चाहते हो। तो इनिशिएटिव का मतलब यही होता है टेकिंग फर्स्ट स्टेप, कुछ चीज आगे बढ़ के करना। तो फेओल कहते हैं दैट वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। फेओल कहते हैं कि भाई वर्कर्स को एनकरेज करो, एम्प्लॉयज को एनकरेज करो कि वो आगे बढ़ के किसी काम को करें, अपना आगे से ओपिनियन दे, अपना आगे से सजेशन दे। फॉर एग्जाम्पल अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई प्लान्स बना रहा है, कोई पॉलिसीज बना रहा है, तो वो वर्कर्स के डिसीजन को वेलकम करे, उनके सजेशन सुने। इससे क्या होगा, उनमें एक मोटिवेशन वाली फीलिंग आएगी कि वो आगे बढ़ के अपना सजेशन दे पाएंगे। प्लस फ्रेश टैलेंट है तो हमें कुछ नया भी उनसे सीखने को मिलेगा, हो सकता है वो कोई नया आइडिया ले आए, कुछ इनोवेटिव आइडिया लेकर आ जाएं। तो फेओल इतना सा कहते हैं कि भाई एम्प्लॉयज़ को इतना मोटिवेट करो, इतना एनकरेज करो कि वो आगे बढ़ के अपना सजेशन दे सके। और अगर वो खुद का सजेशन दे रहे हैं और अगर आप उस पॉलिसी को बना रहे हो तो कहीं ना कहीं वो अपना बेस्ट देंगे क्योंकि उनका खुद का दिया हुआ सजेशन है। तो एम्प्लॉयज़ को इतना मोटिवेट करो कि वो अपना आगे से आगे कोई डिसीजन बताएं, आगे से आगे सजेशन रखें। लास्ट है हमारा एस्पिरिट द कॉर्प्स। मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज। भाई फेओल कहते हैं कि मैनेजमेंट को टीम स्पिरिट डेवलप करनी चाहिए, यूनिटी डेवलप करनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, सब मिलजुल कर काम करे। तो एस्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब क्या है, टीम स्पिरिट, सब मिलकर काम करे, एक टीम समझे, आपस में कोई लड़ाई ना हो, यूनिटी सबके बीच में होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट एंड रिप्लेस आई विद वी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट को आई वर्ड को रिप्लेस करना चाहिए वी से। मतलब मैनेजमेंट ये ना कहे मैंने ये करा है, मैं ये करूंगा, मैनेजमेंट ये बोले हमने ये करा है, हम ये करेंगे, हम ये पॉलिसी लेकर आएंगे। तो एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए, आपस में ब्रदरहुड वाली फीलिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर काम दिया गया है 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है और ये काम मिला है 10 वर्कर्स को, तो उन लोगों ने इस काम को डिवाइड कर लिया कि पर पर्सन 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देगा, पर पर्सन 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देगा तो अपने आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। बट मान लीजिए इसी बीच में कोई 2 वर्कर्स बीमार पड़ जाते हैं, तो भाई अब 2 वर्कर्स की कितनी यूनिट्स हो गई, 20 यूनिट्स। ये 20 यूनिट्स कौन बनाएगा, तो भाई बचे हुए 8 वर्कर्स के अंदर एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए कि जो वर्कर्स बीमार पड़ गए हैं उनका भी हम बना देंगे। तो एक टीम वर्क वाली फीलिंग ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए।
तो यहाँ पर हम लोगों ने फेयोल के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सबसे इंपॉर्टेंट अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।